दिसंबर 10। वेलेंसिया एक खूबसूरत शहर, और वो उस शहर में आ गई थी। उसकी आँख सुबह वक्त से पहले ही खुल गई, बल्कि यूं कहना मुनासिब होगा कि पूरी रात वक्फे वक्फे से उसकी आँख खुलती रही थी। वो ठीक से सो नहीं पाई थी। एक तो नई जगह थी, घर वालों से दूर, और ऊपर से यूनिवर्सिटी का अजीब सा स्ट्रेस था। वो उठी तो यशमा सोई हुई थी। ईमान ने मुंह हाथ धोए, कपड़े बदले और यूनिवर्सिटी जाने के लिए रेडी हो गई। पहला दिन था। उसका दिल धक धक कर रहा था। उसे रात यशमा ने बताया था कि यहाँ से यूनिवर्सिटी पास ही है। ईमान के पास लोकेशन भी थी। 10 मिनट पैदल चलने के बाद वो यूनिवर्सिटी पहुंच जाती, और उससे वॉक करने का ही सोचा था। मौसम खुशगवार था। वो बाहर निकली तो साफ सुथरी कुशीदा सड़कें। उसका दिल देखते ही खुश हो गया। चारों जानिब इमारतें आर्ट का मुंह बोलता सबूत थीं। जितना वो डर रही थी, बाहर निकलते ही उतनी पुरजोश हो गई थी, और उसके चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट उभरी थी। जब पास से गुजरते एक उधेड़ उम्र औरत ने उसे गुड मॉर्निंग कहा था, वो फूली नहीं समा रही थी। उससे एक दिलकश मुस्कुराहट के साथ उस औरत को गुड मॉर्निंग बोला, और फिर तेज से इस कदम उठाती यूनिवर्सिटी के गेट की तरफ बढ़ने लगी, जिसकी इमारत उसे नजर आ चुकी थी। उसकी गुनूदगी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही थी। एक अजीब से एहसास से उसकी आंखें खुली थीं। थरथराहट की आवाज़ अब उसे जागने पर मजबूर कर रही थी। उससे गुनूदी में ही एक जानिब पड़ा मोबाइल उठाया, और मुंदी मुंदी आंखें खोलकर देखा तो मिस्टर मार्सिल चकमक कर रहा था। उससे फ़ोन वापस रख दिया और उठकर बैठ गई। सर अभी तक बुरी तरह घूम रहा था। पपोटे भारी थे। उससे गर्दन को छुआ, जो ठंडी और पसीने से भीगी हुई थी, यानी उसका बुखार उतर चुका था। वो गहरा सांस लेती बिस्तर से उतर आई। 10 मिनट बाद वो ब्रश करके अच्छे से मुंह हाथ धोकर वॉशरूम से निकली थी। उसे मोबाइल उठाया तो मासी ने सैकड़ों बार उसे फ़ोन किया था। ये देखकर एमा के चेहरे पर परेशानी के एहसास नुमाया हुए। वो मोबाइल लिए किचन में आ गई। फिर उससे चाय बनाई और मोबाइल साथ साथ चेक करती रही। रोज ने भी उसे कई बार फ़ोन किया था। उसके काफ़ी मैसेजेस भी आए हुए थे। अभी वो चाय कप में डाल ही रही थी कि मासी फिर से फ़ोन आना शुरू हो गया। उफ, ये शख्स भी ना। एमा ने धड़कते दिल के साथ फ़ोन उठाया। उसके हेलो के जवाब में दूसरी तरफ से मासील की बेचैन और परेशान सी आवाज़ सुनाई दी थी। हेलो एमा, कहाँ हो तुम? ठीक हो ना? 2 दिन से गायब हो। ऐसे कौन करता है? उसके सवालों की लंबी फहरिस्त हाजिर थी। एमा को कुछ समझ ना आया कि क्या जवाब दे। वो दरअसल मेरा फ़ोन खराब हो गया था। एमा ने बहाना बनाया। वो नहीं चाहती थी कि मासील उसकी खराब तबीयत का सुनकर परेशान हो जाए। बहुत सख्त दिल हो तुम। एक बार भी ख्याल नहीं आया कि मुझे कैसा महसूस होगा? फ़ोन खराब हुआ था, तुम नया ले लेती या ऑफिस आ जाती। मैं देख ही लेता तुम्हें, मुझे तसल्ली हो जाती। बात के आखिर में वो बेबस हुआ था, और उसकी बेबसी एमा को अच्छी नहीं लगती थी। उससे मासील का अपने सामने बेबस होना बुरा लगता था। मुझे ज़रूरी काम था, इससे नहीं आ सकी। उसे सख्त लहजे में कहा तो दूसरी जानिब खामोशी छा गई। एमा का दिल था कि वो बैल्कोनी में खड़ी होकर चाय पिए, लेकिन अपनी ख़राब तबीयत के बायस वो रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तभी दोबारा अपने बेड पर बैठ गई। तुम मिस एमा, आपको पता होना चाहिए कि आप प्रोफेशनल हो चुकी हैं। आप जॉब करती हैं, और बिना इन्फॉर्म किए छुट्टी करना प्रोफेशनल लोगों का काम नहीं है। वो अपना अंदाज शक्लक बदल गया था। शायद वो जान गया था एमा उसके अल्तफात से हार खाती थी। उसकी बात सुनकर एमा ने बेसाख्ता अपना निचला लब दांतों तले दबाया। सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। उससे इतना कहकर बिना मासिल की बात सुने फ़ोन बंद कर दिया। ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? कैसे मेरे जज्बात का ज़रा एहसास नहीं? इससे मुझे इन्फॉर्म करना भी ज़रूरी नहीं समझा? वो फ़ोन को देखकर सुलग कर रह गया था। उसे एमा की बात पर यकीन कर लिया था कि उसका फ़ोन खराब था। अगर उसे सच पता होता तो अब तक वो उसके दरवाजे पर खड़ा होता, और एमा यही नहीं चाहती थी। यूनिवर्सिटी ऑफ वेलेंसिया उतनी ही खूबसूरत थी जितनी उसने तस्वीरों में देखी थी। सुबह सवेरे यूनिवर्सिटी तक पहुँचते पहुँचते उसमें एक नई रूह जाग उठी थी। जहाँ वो खूबसूरत थी, वहीं खुश भी थी। आखिरकार सालों की लंबी रियासत के बाद उसे अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीने का मौका मिल ही गया था। इंसान की आजमाइश अक्सर उसकी आज़ादी से शुरू होती है, खास तौर पर एक औरत की। जब उसे आज़ाद छोड़ दिया जाता है, तब पता चलता है वो ज़मीन पर ही रहती है या इकारुस की तरह हद से ऊंचा उड़ने की कोशिश में समंदरों की गहराइयों की नज़र हो जाती है। उसने आज का पूरा शेड्यूल तरतीब दे लिया था। 2 बजे तक उसकी क्लासेस थी। उसके बाद उसे मार्केट जाना था। एक नई सिम लेनी थी। उसे कुछ सामान लेना था। पर अभी तो वो यूनिवर्सिटी में
बायोडाइवर्सिटी का डिपार्टमेंट ढूंढ रही थी। वो लड़की अपने तासुरात छुपाने में माहिर थी। तभी उसकी आंखों में वहां घूमते स्टूडेंट्स को देखकर वो चमक नहीं उभरी थी जो किसी के मुतासिर होने पर उभरती है। यहाँ के मुकामी लोग ज़्यादा स्पेनिश बोलते थे, लेकिन इंग्लिश भी बोली जाती थी। उससे सोच विचार के बाद फैसला किया और ऐसे स्टूडेंट्स को ढूंढा जो मुकामी नहीं लगते। और फिर एक लड़की से जो इंडियन थी अपना डिपार्टमेंट पूछा। उसे डिपार्टमेंट बता दिया गया। उससे सुना यूनिवर्सिटी में रैगिंग होती है, प्रैंक होते हैं, पर अभी तक उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इसीलिए वो बिना किसी परेशानी के अपने डिपार्टमेंट तक पहुंच गई। उसी क्लास में हर तरह के स्टूडेंट्स थे और शायद वो वाहिद लड़की थी जो मुसलमान थी। कोई उसे ना पहचानता अगर उससे हिजाब ना किया होता। बाकी क्लास फेलो से उसे सरसरी सा देखा था। किसी ने मुस्कुराहट से नवाजा था तो किसी ने मन में भी सुकेड़ी। पता नहीं ये कौन सी एशियाई लड़कियां होती हैं जिनकी सादगी पर गोरे फिदा हो जाते हैं। मुझे तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया। एक खाली सीट पर बैठते उसे शिद्दत से सोचा था। वैसे अच्छी बात है, अगर कोई मेरे पीछे पड़ गया तो मैं कैसे पढ़ पाऊंगी। मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ। वो खुद से ही बातें कर रही थी। वो क्लास में नहीं थी, इसलिए उसे पहचान लिया गया। उससे क्लास में जो पहला सवाल किया गया वो यही था कि उसे बायोडाइवर्सिटी को क्यों चुना। वो साइंस की किसी और फील्ड में भी जा सकती थी। जवाब उसके पास पहले से था। वो रोज ज़मीन पर मौजूद हर जानदार के बारे में जानना चाहती थी। पर दूसरे सवाल का जवाब वो नहीं जानती थी। जब उससे पूछा गया कि वो लंदन अमेरिका जाने के बजाय वेलेंसिया ही क्यों आई, वो भी नहीं जानती थी। उसने यहाँ आने का क्यों सोचा। उससे तो कभी बैरून मुल्क आने का भी नहीं सोचा था। कि उसकी किस्मत थी जो उस पर मेहरबान थी। उसे तो अपना वेलेंसिया में किसी ख्वाब जैसा लग रहा था। तब उससे यही जवाब दिया कि उसे वेलेंसिया यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। उसका एडमिशन हो गया, वो यहाँ आ गई। पर इतना सा जवाब देते वक्त भी उसके चेहरे से आग निकल रही थी। उसका चेहरा तमतमा उठा था। वो इतनी खुदितमाद नहीं थी, लेकिन खुशी इस बात की थी कि किसी ने उसका मजाक नहीं उड़ाया। किसी ने उसे तमस्सराना नजरों से नहीं देखा। किसी ने उसे कमतर नहीं समझा। यहाँ सब नॉर्मल था। सबकी अपनी जिंदगी थी। जहाँ शरारतें थीं वहीं सब अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ थे। मुसलसल 3 लेक्चर्स लेने के बाद वो कैफे आ गई। लेक्चर कुछ उसे समझ आए थे और कुछ ऊपर से भी गुजरे थे। उसका बहुत सा कोर्स छूट गया जिसे उसे पूरा करना था। भूख से उसके सर में दर्द हो गया। कैफे में सारे टेबल बुक थे। उसका पहला दिन था। उसे हर जगह से खौफ महसूस हो रहा था कि कहीं उसका मजाक न बन जाए, कहीं सब उस पर हंसने न लग जाए। उससे काउंटर पर जाकर मेन्यू देखा और हिसाब लगाया कि ऐसा क्या खाया जाए जिससे पेट भी भर जाए और पैसे भी कम लगे। उसे चाय की शदीद तलब हो रही थी, पर यहाँ उसे कॉफ़ी नजर आ रही थी, चाय नहीं। उसने एक सैंडविच लिया और खामोशी से सबसे छुपकर एक जानी बैठ गई। उसके सामने स्टूडेंट्स एक ग्रुप बैठा था जिसमें लड़के ज़्यादा थे और वहीं उससे एक लंबे बालों वाले लड़के को देखा। उसका हुलिया कुछ ऐसा था कि ईमान का दिल अचानक धड़क उठा। आरजे समाज के पर्दों से किसी का नाम टकराया था। यहाँ तरह तरह के स्टूडेंट्स थे। कुछ के बाल घोंसले जैसे थे, कुछ के अजीबोगरीब हेयर स्टाइल, और कुछ स्टूडेंट्स बहुत ही नफीस भी थे। वो बस खामोशी से सबका मुशाहिदा कर रही थी। ये उसके लिए ज़रूरी था ताकि वो यहाँ के माहौल में जल्द घुल मिल जा सके। लंबे बालों वाले लड़के का चेहरा वाजिया नहीं था। वो दरमियान में बैठा था। बाकी सब उसके इर्द गिर्द जमा थे। शायद वो अपने ग्रुप का मशहूर तरीन लड़का था। ईमान ने गहरा सांस फिजा में खारिज किया और सैंडविच खाने लगी। उसे फास्ट फूड से खास रुग़बत नहीं थी, लेकिन यहाँ मामला भूख का था जिसकी वजह से उसके सर में दर्द हो गया था। उसे सोच लिया था कि आज वो घूम फिर कर आसपास के कैफ़े देखेगी, वहाँ की मेन्यू भी, और अपने मतलब के खाने की जगह ढूंढ लेगी। वो लोगों से ज़्यादा हाथ में पकड़े फ़ोन पर यकीन रखती थी जिसका गूगल मैप उसकी मदद कर रहा था। उसका एक आखिरी लेक्चर रहता था और उसके बाद वो सेंट्रल मार्केट जाने वाली थी। लेकिन उससे पहले ही शायद कुछ ऐसा होने वाला था जो उसने कभी सोचा ना था। अटकी हुई सांसें कैसे बहाल होती हैं, ये 3 दिन बाद एमा को अपने सामने देखकर मासिल को महसूस हुआ था। उसे गुस्सा भी था। दिल चाह रहा था कि एमा का हशर नशर कर दे, और वहीं दिल चाह रहा था कि उससे कहीं छुपा ले, किसी ऐसी जगह पर जहाँ वो हमेशा उसकी आंखों के सामने रहे, जबकि किसी और को नजर ना आए। जबकि एमा उससे गुरेज बरत रही थी। आसिल ने कल रात अपनी चाहत का किरार किया था और तब से एमा के जहन में उसका वही जुमला घूम रहा था। मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। वो उससे नजरें चुरा रही थी, यूं जैसे मासील ने नहीं बल्कि उसने अपनी चाहत का एहसास किया हुआ। वो खुद को चोर महसूस कर रही थी।
वो जब इंस्टीट्यूट आई तब मासिल क्लास ले रहा था। उसने बारह क्लास जोर से एमा को देखा था। उसे लैपटॉप के सामने बैठी काम करती नजर आई। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी जब वो बाहर नहीं निकली तो मासिल ऑफिस चला गया। एमा उसे देखकर प्रोफेशनल अंदाज से मुस्कुराई। बज़ाहिर वो फ्रेश लग रही थी, लेकिन उसकी सूजी आंखें मासिल को बहुत कुछ बता गई थी। उसका दिल चाहा वो इस मगरूर लड़की को अपने सामने बिठाकर बहुत सारे शिकवे करे, उससे उसी की शिकायतें करे। पर उसका अंदाज देखकर वो खुद पर सब करके रह गया। पूछा तो बस ये कि तबीयत कैसी है? जिस पर एमा ने मुस्कुराकर अल्हम्दुलिल्लाह कहा, और उसका ये जवाब सुनकर मासील के अंदर कुछ भड़क उठा। तुम ऐसे कैसे कर लेती हो? वो बेयकीनी से उसे देख रहा था। क्या? एमा ने सवालिया नजरों से पूछा। तुम्हें खुदा से कोई शिकायत क्यों नहीं होती? तुम हमेशा इतनी मुतमईन और पुरसुकून कैसे रह लेती हो? सवाल ऐसा था कि एमा भी चौंक उठी। क्या वाकई वो इतनी मुतमिन थी? कितनी ही देर उसे जवाब समझ न आया, फिर वो बोली, शायद मुझे ज़्यादा की तलब नहीं। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है माँ। मासिल ने उसे टोक दिया। शायद मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए, मैं कम में भी खुश हो जाती हूँ। वो फिर से जवाब देने की कोशिश करने लगी। नो, नो, मेरे सवाल का जवाब दो एमा। इधर उधर की बातें मत करो। वो उलझा हुआ लग रहा था और वो अपने साथ उसे भी उलझा देता था। एमा ने गहरा सांस लिया। मेरी सारी ख्वाहिशात पूरी हो चुकी हैं। अजीब। उसका जवाब सुनकर वह तंसिया मुस्कुराया। ऐसा नहीं हो सकता। अगर सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाती तो तुम यहाँ नहीं आती एमा। कोई तो ऐसी ख्वाहिश ज़रूर है जो तुम्हें बेचैन किए रखती होगी, जो तुम्हें यहाँ तक लाई है। फिर तुम इतनी मुतमईन कैसे हो? उसका ज़हन अभी भी वहीं अटका था। मैं नहीं जानती। आखिरकार उसे हार मानना पड़ी। उसके अंदर तो अलाव जलता था, फिर हर वक्त वो कैसे इतनी पुरसुकून और मुतमिन नजर आती थी। वो उसका जवाब सुनकर पलटा। वो ग्लास विंडो के पास जाकर खड़ा हुआ, जिससे बाहर पानी की तालाब में तैरती बतखें साफ नजर आ रही थीं। कुछ वक्त पहले तक मेरी भी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी। मैंने जो चाहा वो पाया। पर अब लगता है मैं जिस ख्वाहिश में मुब्तला हो चुका हूँ वो मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेने वाली है। वो ग्लास विंडो पर उभरते उसके अक्स को देखकर सोच रहा था। ये अक्स सिर्फ उसे नजर आ रहा था। ला हासिल की ख्वाहिश, पर मैं अपनी ये ख्वाहिश पूरी करके रहूँगा। मेरून रंग की ऊनी स्कार्फ में उसका शफाफ चेहरा जाने क्यों इतना प्यारा लगने लगा था। वो समझने से कासिर था, पर एमा अभी भी वैसे ही मुतमिन बैठी थी। तुम्हें पता है, कभी कभी तुम्हारा इतना मुतमईन और पुरसुकून रहना मुझे चुभता है। वो साफ को था। एमा की भवें सुकड़ गईं। मैंने आपके साथ ऐसा कुछ बुरा नहीं किया मिस्टर मासील, जो आप मुझे पुरसुकून नहीं देख सकते। वो हफा अंदाज से बोली। चेहरे पर सख्ती टन आई। उसकी स्याह आंखों में गुस्से की हल्की सी आमाइश थी। तुम किसी का सुकून बर्बाद करके पुरसुकून कैसे रह सकती हो? वो पेन की जेबों में हाथ डालते पलटा और उसे देखने लगा। आंखों में क्या कुछ नहीं था। ग्लास विंडो से छनकर आती हल्की धूप में उसका सरापा पूरी तरह नुमाया था। ग्रे पैंट पर सफ़ेद शर्ट पहने वो उसके सामने ऐसे खड़ा था जैसे उसकी जान ही ले लेगा। घने बाल पीछे की जानिब सेट थे। उसके होंठ सिगरेट पीने की वजह से गहरे रंग के महसूस हो रहे थे। साफ रंगत और बोलती आंखें। वो मासील ना भी होता तो भी हर दूसरी लड़की को पसंद आ जाता। एमा का चेहरा तमतमा उठा। जब भी उसके सामने कोई ऐसी बात होती थी जिसकी उसे तवक्का ना हो, उसका चेहरा तमतमाने लगता था। जबान तालू से चिपक जाती। यूं लगता जैसे वो तेज बुखार की लपेट में हो। इस वक्त भी मासील के सवाल ने कुछ ऐसी ही हालत कर दी थी उसकी। उसके लब फड़फड़ा कर रह गए, लेकिन अल्फाज अदा ना हुए। वो होले होले 4 कदम का फासला तय करके उसके करीब आया और उसकी जानिब थोड़ा सा झुकते हुए राजसाराना अंदाज में बोला, मैं वो इंसान हूँ जो अपनी चाहत के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। याद रखना, अब तुम मेरी अवलीन ख्वाहिश हो। वो तेजी से बाहर निकल गया, जबकि उसके जाते ही एमा की आंखों में पानी भर आया। वो मोहब्बत जैसे जज्बे से कोसों दूर रहने वाली लड़की थी, फिर क्यों ये जज्बा उसे अपनी जानिब घसीट रहा था। मासील वो शख्स नहीं था जिससे एमा को फ़ौरन मोहब्बत हो जाती, पर वो उन लोगों में से था जिसे एमा भी चाह कर नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। मुझे जल्द अज जल्द नई जॉब ढूंढनी होगी, मैं यहाँ मज़ीद नहीं रह सकती। नमकीन पानी को अंदर उतारते वो सोच रही थी। मासिल जितना उसके करीब आना चाहता था वो उतनी दूर भाग रही थी। जाने किस्मत दोनों के साथ क्या खेल खेलना चाहती थी। वो मुझे हमेशा से अच्छी लगती थी, पर उस पर मेरा दिल उस दिन मुझसे बागी हो गया
जब मैंने उसे मार्केट में देखा, वो खाने पीने का सामान ले रही थी। खरीदारी के बाद वो एक बेंच पर बैठ गई। उसे भूख लगी थी। उससे खाने के लिए ब्रेड निकाली और फिर अचानक रुक गई। उसने हाथ की उंगलियों पर गिनती की। उसके पास 5 दिन की ब्रेड थी। यकीनन वो नाश्ते के लिए लाई थी, पर अगर वो अभी खा लेती तो उसके पास एक दिन का नाश्ता कम पड़ जाता। वो कितनी ही देर सामने रखे सामान को घूरती रही, जो मुश्किल से 5 दिन का था। फिर उसने एक गहरी सांस ली और एक जूस का डब्बा निकालकर जूस पीने लगी। वो वहीं बेंच पर पूरा घंटा बैठी रही। उसने मजीद कुछ नहीं खाया। जाने वो किन ख्यालों में गुम थी। यहाँ तक कि अबर आलूद मौसम बरसने लगा। वो उठकर चल पड़ी। तभी उसने दीवार के पास खड़े एक छोटे से बच्चे को देखा। यकीनन वो भूखा था। उसके कदम रुक गए। वो आगे नहीं बढ़ पाई। वो जैसे पत्थर की हो गई। उसने अपने थैले को हाथ लगाया जिसमें उसका थोड़ा सा सामान था। वो बच्चा सामने सड़क की दूसरी जानिब शीशे के उस पार रखे खाने पीने की अशिया को हसरत से तक रहा था। वो उसकी जानिब बढ़ी और जाकर अपने बैग से ब्रेड के 2 पैकेट निकालकर उस बच्चे को दे दिए। बच्चे की आंखों में पहले हैरत और फिर तशक्कुर के जज्बात उभरे। उसकी आंखों में नमी थी। तुम भीग जाओगे। मेरे पास छाता नहीं है, ये ले लो। उसने अपने कंधों पर पड़ी मोटी शॉल उतारकर उस बच्चे को दे दी। पता है वो शॉल उसे कितनी अजीज थी। फिर उसने अपने बैग से वॉलेट निकाला, जो उस वक्त बिल्कुल खाली था। मैंने उसके चेहरे पर मौत जैसा दुख देखा। उसके पास किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं था। वो तेजी से वहां से भागती चली गई, जैसे सब उसका मजाक उड़ा रहे हों कि उसके पास देने को कुछ भी नहीं है। क्या वो इतनी गरीब है? और उस रोज मेरा दिल चाहा था मेरी पूरी दुनिया उस लड़की की कदमों में रख दूं। म- मैं वलेंसिया उसके नाम कर दूं। वो सांस लेने को रुका। गले में आंसू का गोला अटक गया था। वो सामने बैठी उस औरत को बता रहा था जो पूरी दुनिया में उसके लिए सबसे ज्यादा काबिल एहतराम थी। वो खुद पर सब करने की कोशिश कर रहा था। तभी कमरे का दरवाजा झटके से खुला और एक वहशत ज़दा आवाज़ उभरी, मिस्टर जबील जल्दी चलें, पेशेंट बेकाबू हो गई हैं। और वो तेजी से नर्स के पीछे भागता चला गया, स्याही और सफ़ेदी के दरमियान भटकती लड़की की जानिब, जो अब होश की दुनिया में नहीं थी। औरत को अंधेरों की दुनिया में धकेलने वाला मर्द कभी पुरसुकून नहीं रह सकता। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे वो मर्द अपने सीने में खुद छुरा घोंप ले, जो सीने में चुभता रहता और हर सांस के साथ तकलीफ देता है। वो जिस तेजी से नर्स के पीछे भागा था, उसे देखते हुए पीछे कुर्सी पर बैठी हंसी होले से मुस्कुराई थी। आरजे नहीं सुकून से जी पाया, तुम कैसे जी पाओगे? तुम्हारा जुर्म तो ज़्यादा बड़ा है। वो बस सोच कर रह गई थी। वो 8 है। 2 साल की डिग्री थी अब्दुल, तुमने 3 साल लगा दिए और मुझे लगता है अगला पूरा साल भी तुम यही रहने वाले हो। अब्दुल, तुम्हें नई जॉब मिल गई? अब्दुल, तुम इस बार जेल क्यों गए थे? अब्दुल, इस बार तुम पर कौन सा केस है? इस बार किसका जबड़ा तोड़ा तुमने? अब्दुल, तुम आखिरी बार जॉब से क्यों निकाले गए थे? अब्दुल, प्रोफेसर माइकाइल का कहना है अगर तुम इस बार जेल गए तो वो तुम्हें यूनिवर्सिटी से निकाल देंगे। जहाँ अब्दुल होता था वहाँ ऐसे सवाल होते थे, मगर वो अब्दुल ही क्या जो सुधर जाए। इस वक्त भी वो अपने से 4-5 साल छोटे क्लास वालों के घेरे में बैठा था। एक दोस्त से मास्टर्स के बाद 2 साल का गैप लिया और अब एमफिल में उससे 3 साल लगा दिए थे, पर उसका एमफिल अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ था। स्टूडेंट्स अक्सर उससे पूछते थे कि वो इस फील्ड में क्यों आया, उससे बायोडाइवर्सिटी को क्यों चुना। उसे तो पुलिस में होना चाहिए था ताकि मुजरिम उसके हाथ से बच ना पाए, पर अब सीन उल्टा था। हर दूसरे दिन अब्दुल खुद किसी जुर्म की बर्दाश्त में जेल में पाया जाता था। इस वक्त ग्राउंड में बैठा ताज़ा धूप ले रहा था। बिना आस्तीनों की शर्ट पहने वो काफ़ी संजीदा बैठा था। उसके दाएं कंधे पर एक चेहरा बना था। ये एक टैटू था जिसमें लड़की का चेहरा वाजिया नहीं था, पर गौर करे तो महसूस होता था ये वो एक चेहरा था, वो भी लड़की का, भेड़िया नुमा लड़की। उसे खामोश देखकर अचानक उसके दोस्त ने कहा, इस बार तुम नहीं थे जब नए एडमिशन हुए। जानते हो बिल्कुल मज़ा नहीं आया। स्टूडेंट्स को तंग ही नहीं कर पाए। उसकी बात पर भी अब्दुल ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो उसने अब्दुल को कंधे से हिलाया तुम मेरी बात सुन रहे हो? और तभी अब्दुल ने स्याह चश्मा आंखों से उतारा। इससे पहले वो कुछ कहता, उसकी नज़र डिपार्टमेंट से बाहर निकलती लड़की पर पड़ी और वो साकित रह गया। अब्दुल के चौंकने की वजह वो लड़की नहीं थी, बल्कि वो बैग था जो लड़की के कंधे पर लटका था। उस पर वाज़ेह अल्फाज में आरजे लिखा था। ये देखकर अब्दुल का दिल एक पल को रुका। इससे पहले कि वो लड़की डिपार्टमेंट से बाहर निकल जाती, वो फुर्ती से उठा और भागता हुआ लड़की के पीछे गया, यूं
जैसे अगर वो एक पल भी लेट हुआ तो कोई कीमती चीज़ खो देगा। वो उस लड़की को नहीं जानता था, उसने तो लड़की की शक्ल भी नहीं देखी थी। स्टूडेंट आ जा रहे थे, उसे समझ न आया वो लड़की को कैसे रोके। चनाचा वो तेज़ी से आगे बढ़कर उसके रास्ते में हाइल हो गया। ये देखकर लड़की रुकी और इस अचानक अवतार पर उछल पड़ी थी। अपने सामने एक अजीबोगरीब होली और लंबे बालों वाली लड़की को देखकर वो डर सी गई। उससे घबराकर चारों जानिब देखा। अब्दुल का सारा ग्रुप उसे ही देख रहा था। किसी ने आज तक अब्दुल को किसी लड़की की जानिब जाते नहीं देखा था। वो लड़की अब अब्दुल को सवालिया नजरों से देख रही थी और अब्दुल इस वक्त उसकी आंखों में भी ऐसा तासुर था जैसे वो किसी अपने को इस लड़की में खोज रहा हो। डिड इट हर्ट व्हेन यू फेल फ्रॉम हेवन? उसने एक सादा सा सवाल किया था, पर यह सवाल इतना सादा नहीं था। सामने खड़ी लड़की के चेहरे का रंग ये सुनकर वो खो चुका था। उससे कुछ बोलना चाहा पर जुबान इनकारी हो गई। अब्दुल की ग्रे आंखें सामने खड़ी लड़की की स्याह आंखों से चंद पल को टकराईं और अब्दुल ने उन आंखों की नमी उभरती महसूस की। उसे अपने सवाल का जवाब तो नहीं, लेकिन कुछ और मिल गया था। एक नई कहानी, एक नया किरदार। उस लड़की की आंखों में वैसा ही अधूरापन था जो उसकी ज़ात का हिस्सा था, पर वो किसी कहानी का किरदार हर किस नहीं बन सकता था। वो गहरी सांस और फिजा में हारिज करता उस लड़की को वहीं हैरान परेशान छोड़कर वापस पलट गया। और वो लड़की ईमान के सिवा भला कौन हो सकती थी? एक वही थी जो आरजी ब्रांड का बैग लटकाए फिरती थी। आज उसका यूनिवर्सिटी में पहला दिन था और उसने सोचा भी नहीं था कोई उससे ऐसा सवाल पूछेगा, कोई उसे यूं उलझा कर रख देगा। डिड इट हर्ट व्हेन यू फेल फ्रॉम हेवन? वो लंबे बालों वाला लड़का चंद पल उसे देखता रहा और फिर उसका जवाब सुने बिना ही चला गया। और सांस कैसे अटकता है ये उसने आज महसूस किया था। जाने वो कौन था, कहाँ से आया था, पर उसने लोगों के मुंह से अब्दुल का नाम सुना था। तुल। उसे बड़बड़ाई पर जहन में अब तक उसका सवाल गूंज रहा था। जब आप आसमान से गिरे तो क्या तकलीफ महसूस हुई? इसका जवाब कौन दे सकता था? वही जो आसमान से गिरा हो। लेकिन ये सवाल उससे क्यों पूछा गया? हजारों लोगों की भीड़ में उससे ही क्यों? भला उसका आसमान से क्या ताल्लुक? इकारूस से दूर रहना और खुद इकारूस न बन जाना। दूर कहीं किसी टैरों की आवाज़ पासकश करती रही, लेकिन वो इस पल समझने से कासिर थी कि हवाएं उसे आने वाले वक्त से खबरदार कर रही थीं। वो ऐसी है कि उससे मोहब्बत करने के लिए जिंदगियां उधार ली जा सकती हैं। वो ऐसी है कि उसे सामने बिठाकर तमाम उम्र देखा जा सकता है। उसकी वो आंखें इतनी हसीन है, इतनी हसीन है कि 168 चांद की रातें सदका वारी जा सकती हैं। वो बड़ी महवियत से उसे काम करता देख रही थी। वो खुद खूबसूरत थी, खुशबुओं में रची बसी। वो उसके स्टूडियो में बैठकर सिर्फ उसे देखती थी। पहले वो अकेला होता था और उसके हाथों में वो हमेशा जिससे वो खूबसूरत बुत बनाया था और शनाया उसे फुर्सत से काम करता देखती। ये शनाया का सबसे पसंदीदा काम था जिसे वो सारी उम्र कर सकती थी। सिर्फ मासिल को मुजस्समा साजी करते देखना उसे सारी दुनिया के कामों से हसीन लगता था। लेकिन अब वो अकेला नहीं रहा था। अब मासिल के गिर्द किसी के ख्यालात मंडलाते थे। अब मासिल की ज़ात से एमा नामी लड़की का ख्याल चिपक गया था। अब वो बोलता था और शनाया सुनती थी। और अपने महबूब के मुंह से उसके महबूब का जिक्र सुनना किस कदर दिलखराश होता है ये मासिल नहीं समझ सकता था। मुझे लगता है मैंने जल्दबाजी से काम लिया है। वो भी इसके लिए तैयार नहीं थी। वो मिट्टी को हाथों से गूंथते उसे अपनी परेशानी से आगाह कर रहा था। हर वक्त सलीके से पीछे की जानिब सेट हुए बाल अब माथे पर बिखरे पड़े थे। ट्राउजर टी शर्ट पहने वो शनाया को अपने दिल के करीब महसूस होता था। वो वहाँ इस वक्त आती थी जब मासिल की काम का वक्त होता, क्योंकि उस वक्त वो उसे दिल भर के देख सकती थी। तो तुमने उसे बता दिया? शनाया का दिल रुका। वो जो हथेली पर थोड़ी जमाए उसे मोहब्बत पाश निगाहों से देख रही थी, एकदम सीधी हुई। बस इतना कहा कि मैं उसे चाहने लगा हूँ। वो शनाया से तो क्या, किसी से भी अपने जज्बात छुपाने का रवादार नहीं था। शनाया ने एक गहरा सांस लिया। उसकी क्लास खत्म हुए 2 घंटे हो चुके थे, सब जा चुके थे। तभी शनाया ने खुली खिड़की से किसी को बैरूनी गेट से अंदर दाखिल होते देखा और अगले ही पल वो उस लड़की को पहचान गई। उसे एमा को देखने का तजस्सुस भी था और वो उसे देखना भी नहीं चाहती थी, पर इस पल उस हिजाब वाली लड़की को देखकर उसके जहन में सिर्फ एमा का नाम उभरा था। एमा, वो होले से बड़बड़ाई। मासिल ने चौंक कर शनाया को देखा जो खिड़की से बाहर देख रही थी।
वो खिड़की के पास ही खड़ा था और उसकी पुश्त खिड़की की जानिब थी। शनाया की नसों का ताक़ुब करते उससे जब खिड़की से बाहर देखा तो वो हैरान रह गया। वो वाकई एमा थी जो अपने ऑफिस की तरफ जा रही थी। कुछ पल बाद वो वापस निकली। उसके हाथ में फ़ोन था। वो शायद अपना फ़ोन ऑफिस में ही भूल गई थी। वो जिस तेज़ी से आई थी उसी तेज़ी से पलट गई। जबकि वो दोनों देखते रह गए। ये एमा थी। शनाया का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। वो आम सी लड़की थी। कोई स्टाइल नहीं था उसमें और ना ऐसी खूबसूरती कि इंसान देखकर पत्थर का हो जाए। फिर मासील का दिल उस पर क्यों अटका था? हाँ, यही वो जालिम लड़की है जिससे मेरा सुकून बर्बाद कर रखा है। वो होली से मुस्कुराया और मुस्कान एमा को देखकर उभरी थी। वो मोहब्बत की कैद में था और ऐसी कैद है जहाँ महबूब जितना सितमगर होता है उतना ही दिल उसका तलबगार होता है। क्या नजर आया तुम्हें इस लड़की में मासील? शनाया का लहजा चुभने वाला था। उसका दिल अब चलने लगा था कि एक आम सी लड़की की खातिर मासील ने उसे कैसे नजरअंदाज कर दिया। उसका लहजा ऐसा था कि तौलिए से हाथ साफ करते मासील ने चौंक कर उसे देखा और शनाया बेयकीनी से मासील को ही देख रही थी। उसकी आंखों में एमा के लिए तमस्सुर था। वो ही जो तुम में आज तक नजर नहीं आया। अंदाज आम था लेकिन ये सुनते ही शनाया के वजूद से धुआं उठने लगा था। वो कहकर रुका नहीं था बल्कि स्टूडियो से बाहर निकल गया। पीछे शनाया धुआं होते वजूद के साथ बैठी रह गई। क्या तुम अधम पर नजर रखे हुए हो? क्या जानते हो आजकल वो क्या कर रहा है? ये वो सवाल था जो अक्सर उससे पूछा जाता था और ये सुनकर वो होले से मुस्कुरा देता। वो अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार रहा है, बिल्कुल वैसी जैसी वो चाहता था। उससे आम लहजे में जवाब दिया। हाथ में कॉफ़ी का मग थामे वो इस वक्त लाइब्रेरी में मौजूद था। एक कोने पर रखी मेज़ पर लैपटॉप खुला रखा था और उसकी स्क्रीन पर एक उधेड़ उम्र आदमी का चेहरा नुमाया था। जबकि वो खुद अब किताबों की शेल्फ के पास खड़ा उन्हें गौर से देख रहा था और फिर उसने शेल्फ से एक किताब निकाली और उसे उलट पुलट कर देखने लगा। साथ ही उससे कॉफ़ी का एक सिप लिया। मुझे पता चला है आजकल वो किसी लड़की में दिलचस्पी ले रहा है। बूढ़े ने राजसारी से बताया। वो मासील है बड़े बाबा, लड़कियां उसे आसानी से मिल जाती हैं। उससे किताब वापस रख दी। वो गहरी सांस फिसा में खारिज करता लैपटॉप की जाने पलटा। कमरे में हल्की रोशनी थी। खिड़की बंद थी। अलबत्ता एक पर्दा थोड़ा सा सिरका हुआ था जिससे हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। दबेस कालीन पर चलता वो मेज़ के करीब आया और फिर एक कुर्सी खींचकर बैठा लैपटॉप के सामने। मेज़ के दाएं जानिब खिड़की थी। कुर्सी पर बैठने से उसका चेहरा वाजिया हो चुका था। इस वक्त वो स्याह पैंट पर मेहंदी रंग की ही हाई नेक पहने हुए था जो उसकी गर्दन से लेकर ऊपर थोड़ी तक चिपकी थी। ऊपर उसने स्याह जैकेट पहन रखी थी। उसके पाँव जूतों की कैद से आज़ाद थे। किसी को भी इस कमरे में जूते लेकर आने की इजाज़त नहीं थी। बात यहाँ लड़कियों की नहीं हो रही, बात यहाँ अधम की हो रही है। वो किसी को लेकर इतना संजीदा हो सकता है, ये हैरानकुन है। हाँ, ये अजीब है। उससे मन में सुखेड़ी। काफ़ी साल गुजर गए थे उससे अधम के सामने किए। अब तो पिछले एक साल से वो उससे बिल्कुल ही गाफिल था। मैं चाहता हूँ तुम उस पर नजर रखो, बल्कि पता करो आखिर वो लड़की कौन है। शायद वो हमारे काम आ सके। वो जानता था ये उसे हुक्म दिया गया था और वो चाहकर भी इनकार नहीं कर सकता था। इसलिए उससे होले से गर्दन हिला दी। उसे ज़ाती तौर पर अधम और उसकी ज़िंदगी में आने वाली लड़की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर उस पर कुछ जिम्मेदारियां थीं जो उसे हर सूरत पूरी करनी थी। मिस्टर मार्सिल, डू यू लव समवन? क्या तुम किसी से मोहब्बत करते हो? ये एक ऐसा सवाल था जो उससे पूछा जाता था और इस वक्त भी उससे एक पुराने क्लाइंट ने उससे यही सवाल किया था। वो दोनों इस वक्त मार्सिल के स्टूडियो में थे जहाँ उसके बनाए के मुजस्मे एक तरतीब से रखे थे। क्लाइंट का नाम लीमन था और उसका ताल्लुक कोरिया से था। मिस्टर लीमन को मुजस्मे बहुत पसंद थे। हर साल वो वेलेंसिया आता और मार्सिल का सबसे बेहतरीन मुजस्मा ले जाता। वो मार्सिल के मुजस्मों का बहुत बड़ा फैन था। उसके सवाल पर मार्सिल मुस्कुरा दिया और उसकी ये मुस्कुराहट उसके जज्बात का इजहार कर रही थी। ओह, दैट्स नाइस। कौन है वो? मिस्टर लीमन ने इश्तियाक से पूछा। शी इज आर्ट। मार्सिल की निगाहों में जैसे सारी कायनात सिमट आई। उसका चेहरा चमकने लगा था। वो अपने जज्बात को छुपा कर रखने वाला इंसान नहीं था। अलबत्ता वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी को अपने क्लाइंट के साथ हरगिज़ शेयर नहीं कर सकता था। उसकी बात सुनकर मिस्टर लीमन खुलकर मुस्कुरा दिया। मुझे अच्छा लगा।
वो आर्ट है तो तुम आर्टिस्ट हो। मैं चाहूँगा उस आर्ट को तुम खूबसूरत मुजस्मे में बदल दो ताकि मैं उस कीमती आर्ट को खरीद सकूं। उसका अंदाज बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन मासिल की लबों की मुस्कुराहट सिमटी थी। उसके माथे पर लकीरें उभरी थी। मुजस्मा? उससे लब बड़बड़ाया। क्या वो एमा का मुजस्मा बना सकता था? और क्या वो उसे नुमाइश के लिए रख सकता था? उसे तीखी नजरों से मिस्टर लीमन को देखा, जो अब एक औरत के मुजस्मे को हाथ से छूकर देख रहा था। वो उस पर ऐसे हाथ फेर रहा था जैसे वो जिंदा वजूद हो। इन मुजस्मों को देखकर लगता है वाकई ये हकीकी हैं, जैसे अभी छूने से ये जिंदा हो जाएंगे। मिस्टर ली उसके मुजस्मों की तारीफ कर रहा था, जबकि वो अचानक ही संजीदा हो चुका था। वो कोई मशरकी मर्द नहीं था जो अपनी महबूबा को लेकर जज्बाती होता और ये सोचता कि कोई उसे ना देखे। वो तो बड़े खुले जहन का मालिक था, तो फिर क्यों उसके सीने में जलन का एहसास हुआ था? अच्छा हुआ एमा सोशल नहीं है। उससे गहरा सांस फिजा में खारिज किया और फिर पुरसुकून हो गया, जैसे कोई एमा तक नहीं पहुंच सकता, जैसे कोई एमा को उसके अलावा नहीं देख सकता, जैसे वो हमेशा से उसकी हो। उसके जहन से भारी बोझ हट गया और अब वो नॉर्मली मिस्टर ली को बाकी मुजस्मों के बारे में बता रहा था। स्टूडियो की जहाज साजी ग्लास विंडो से बाहर खड़ी तकदीर ने मुस्कुराकर उसे देखा था। आज उसे वेलेंसिया की सेंट्रल मार्केट जाना था, जिसका फासला यूनिवर्सिटी से तकरीबन 4 किलोमीटर था। पर डिपार्टमेंट में जो हुआ उसके बाद वो कितनी ही देर स्टूडेंट्स के हजूम में घिरी सोचती रही कि ऐसा क्यों हुआ था, कौन था वो शख्स, और उससे क्यों ऐसा सवाल पूछा। उसका जहन पूरी तरह घूम चुका था, लेकिन फिर उसने खुद को समझाया कि यूं ही पूछ लिया होगा। भला उससे इतनी टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है? मैं अभी तो वेलेंसिया आई हूँ, मुझे अभी बहुत सी जगहों पे घूमना है। मैं ऐसी छोटी छोटी बातों पर ठहर नहीं सकती। उससे खुद से कहा और फिर उठ खड़ी हुई। आसपास देखा और फिर मोबाइल निकाल कर गूगल ओपन किया। वो ऐसी लड़की थी जो लोगों से मदद मांगने में हिचकिचाती थी। उसे लगता था कहीं कोई मदद मांगने पर उसका मजाक न उड़ाए। इसलिए वो अकेली बस नंबर 4 में बैठकर मार्केट की तरफ रवाना हुई। यूं भी सेंट्रल मार्केट उन जगहों में से एक थी जिन्हें वो सबसे पहले देखना चाहती थी। वो अकेली थी और उसे लगता था कि वो अकेली सब कर सकती थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये अजनबियों का शहर था और वो यहाँ अकेली नहीं रह सकती थी। ये उससे जल्द मालूम होने वाला था। तुम पागल हो गई हो? इतनी अच्छी जॉब क्यों छोड़ना चाहती हो? रोज को अपने सामने बैठी एमा पर किसी पागल का गुमान हुआ था। 3 दिन वो एमा से दूर रही थी और अब रोज को लग रहा था कि एमा का बुखार उसके दिमाग को चढ़ गया था। कुछ वक्त पहले तक तुम जॉब के लिए ख्वार हो रही थी और अब जब तुम अच्छी जॉब कर रही हो तो छोड़ना चाहती हो। रोज को गुस्सा आने लगा था। वो दोनों रात का खाना खा रही थी जब एमा ने रोज को अपने ख्यालात से कहा किया। मैं इंस्टीट्यूट में कंफर्टेबल नहीं हूँ, उसे मरे मरे अंदाज से वजह बताना चाहिए। बाकी जिस भी कंपनी में जाओगी वो तो तुम्हारा अपना बेडरूम होगा ना, जहाँ तुम कंफर्टेबल रहोगी। वो चीखी पड़ी। देखो रोज, मैं ये नहीं कह रही कि आज ही छोड़ रही हूँ, पर मुझे जल्द से जल्द जॉब स्विच करनी है। एमा ने अब के संजीदा और डल लहजे में जवाब दिया। और इसकी वजह जान सकती हूँ? रोज से चम्मच प्लेट में वापस रखते पूछा। मासील, यकलफ्सी जवाब आया। या खुदाया! रोज से अपना माथा पीटा। वो शख्स एक अच्छा इंसान है एमा, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? वो तुम्हारी फिक्र करता है, तुम्हारा ख्याल रखता है, और मुझे ये नहीं पसंद। एमा ने गुस्से से उसकी बात काटी। रोज खामोशी से उसकी जानिब देखती रही। एमा वाकई परेशान लग रही थी। मुझे अजीब लगता है जब वो शख्स मुझे अहमियत देता है। मैं किसी कहानी का हिस्सा नहीं बनना चाहती रोज। इस बार एमा की आवाज़ सभी दबी थी, जबकि रोज पूरी तरह उसकी जानिब मुतवज्जा थी। तुम मुझे जानती हो, मैं मशरकी हूँ, वो मगरिब। वो मेरे टाइप का इंसान नहीं है। तुम लोग अच्छे दोस्त बन सकते हो। रोज ने कितनी आसानी से मसले का हल पेश किया था। एमा ने उसकी बात पर शिकवा के ना नजरों से उसे देखा। मैं जानती हूँ तुम ज़्यादा दोस्त नहीं बनाती हो, पर तुम बाकी लड़कों को इतने बुरे तरीके से ट्रीट नहीं करती हो जितना कि तुम मिस्टर मासिल को करती हो, क्योंकि बाकी लड़के मुझे आम लड़की समझते हैं। उसका मुझे हाथ समझना मुझे भटकाता रहेगा। एमा ने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। वो अभी अभी बीमारी से उठी थी। जरा सा ऊंचा बोलने पर उसका सर दुखने लग जाता था। ओह, तो तुम्हें डर लगता है कि तुम्हें मिस्टर मासिल से? मुझे डर लगता है मैं किसी का दिल ना तोड़ दूं। तुम नहीं जानती रोज, लेकिन बेवफाई मेरे खून का हिस्सा है। मैं किसी से वफा नहीं कर सकती।
उसे बेबसी से कहा और उठकर चली गई, जबकि रोज़ उसकी आखिरी बात पर अटक गई थी। क्या एमा जैसी लड़की किसी से बेवफाई कर सकती है?